हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इसके स्टडी पॉइंट में हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। सर्वप्रथम हम इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी को अभिनंदित करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसमें दिया है प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक और मील। प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक, मील, ये सब दूरी मापने की इकाई है। लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ी इकाई। मील और किलोमीटर ये छोटी इकाई है, पारसेक, प्रकाश वर्ष बड़ी इकाइयां हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रकाश वर्ष नहीं होगी, इसमें होगा डी नंबर, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होगी। एक पारसेक बराबर 3.626 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन परत मापने की मात्रक है। यानी वायुमंडल में जो ओजोन परत O3 पाई जाती है उसको मापने के लिए, उसकी मोटाई को, उसके लेयर की मोटाई को मापने के लिए हम किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। इसमें दिया है मीटर, जो कि दूरी मापने में काम आता है। दूरी मापने डाल्फिन दिया है, जो कि O3 यानी ओजोन की लेयर को मापा जाता है इससे। रेडियन से हम कोणीय विस्थापन को मापते हैं। कोणीय विस्थापन। हमारा अगला विकल्प है लक्स मीटर। लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अदिश राशि है। इसमें दिया है बल, संवेग, त्वरण और चाल। हम बल की बात करें, ये सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। लेकिन चाल की बात करें, चाल एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। अदिश राशियों में चाल आती है। चाल, विस्थापन और समय, ये सब अदिश राशियां हैं। विस्थापन, समय, चाल। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में यानी एक हार्स पावर में, एक एचपी में कितने वाट होते हैं। 552 वाट या 746 वाट या 206 वाट या 72 वाट। हमारा 552 वाट इसमें नहीं होगा। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। 746 वाट। और दो विकल्प भी दिए हैं, 206 और 72 वाट, ये भी नहीं होंगे। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। यानी एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का यह SI मात्रक है। इसमें दिया है ओम, रेडियन, फैराड और वेबर। ओम की बात करें, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध। अगर प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता की का SI मात्रक जो मात्रक होगा वो ओम मीटर होगा। रेडियन, जो कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। फैराड धारिता का SI मात्रक है। धारिता का SI मात्रक फैराड धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर।
वेबर चुंबकीय फ्लक्स का स्थायी मात्रक होता है, वेबर। चलिए हम आते हैं अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? इसमें दिया है जड़त्व को, गुरुत्वाकर्षण को, क्रिया प्रतिक्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। जड़त्व की बात करें, इसमें दिया है पहला जड़त्व। जड़त्व की बात करें, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन सबसे पहले न्यूटन ने किया था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम, कोई नहीं होगा इसमें। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जड़त्व। जड़त्व को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, या वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? इसमें दिया है चक्रवात, वायु प्रक्षोभ, तूफान, या उपयुक्त सभी। चक्रवात की बात करें, चक्रवात इसमें बीच में कम वायु दाब होता है और बाहर अधिक, इसलिए अंदर से बाहर से अंदर की ओर इसमें वस्तुएं जाती हैं, या वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होती है। ये एक वृत्ताकार गति है, वायु की वृत्ताकार गति, वृत्ताकार या गोलाकार गति। वायु प्रक्षोभ की बात करें, वायु प्रक्षोभ वायु की ऊर्ध्वाधर गति है। तूफान, तूफान यानी वायु की अत्यधिक या तीव्र गति को तूफान कहते हैं, जिसमें हवाएं 40 किलोमीटर प्रति हावर या उससे अधिक चलती हैं प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक वेग। तो सभी इसमें नहीं होगा, तूफान भी नहीं होगा और चक्रवात भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है, या गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में क्या होता है? इसमें दिया है भारहीनता, अतिभारण, दबाव, या अंधकार। भारहीनता की बात करें, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहां भारहीनता होती है, वस्तुएं भारहीन प्रतीत होती हैं। अतिभारण यानी जहां अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है वहां वस्तुओं का वजन बढ़ जाता है, इस स्थिति को अतिभारण कहते हैं, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। दबाव की बात करें, जहां घनत्व अधिक होता है, जैसे जल का या फिर वायु का, जहां घनत्व अधिक होगा वहां पर दबाव प्रतीत होता है, अत्यधिक घनत्व। अत्यधिक घनत्व की स्थिति में दबाव प्रतीत होता है व्यक्ति को। अंधकार, जहां प्रकाश ना हो वहां अंधकार होता है, जैसे ब्लैक होल पर प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाशहीनता इसे कहते हैं। यह भी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जिससे ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है जो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसमें होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहां भारहीनता प्रतीत होती है, वस्तुएं भारहीन प्रतीत होती है। हमारा 9वां प्रश्न है दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होता है, यानी दूर दृष्टि दोष के इलाज में या उपचार में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम? इसमें दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या दर्पण। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं।
निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। सॉरी, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस की बात करें, बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम जरा दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। जरा दृष्टि दोष में जब व्यक्ति जैसे बुढ़ापा आ जाता है या अत्यधिक उम्र हो जाती है, वृद्धावस्था में उसकी आंख की मांसपेशियां, जो पक्षपात-पेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष होता है। इस स्थिति में ना तो हम नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को। जरा दृष्टि दोष। दर्पण की बात करें, दर्पण का प्रयोग नहीं होता इसमें नेत्र दोषों के निवारण में। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है या? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा प्रतीत होता है? इसमें दिया है छोटा, छोटा, जो कि उत्तल दर्पण से छोटा दिया है, बड़ा दिया है, बराबर दिया है, बिंदु के आकार का। छोटा की बात करें, छोटा प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने की बात करेंगे, यहाँ अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बराबर की बात करें, समतल दर्पण से बराबर बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बराबर बनता है बिंदु के आकार का, यानी वह जब जो प्रतिबिंब है इसकी स्थिति शून्य हो जाए या बिंदु के आकार का हो जाए अत्यधिक छोटा, जिससे जो कि न के बराबर प्रतीत होता है, ये नहीं होगा। इसमें बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। बराबर और उल्टा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, लंबाई का स्थायी मात्रक है, यानी लंबाई का स्थायी मात्रक क्या है? इसमें दिया है सेकंड, मीटर, किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सेकंड की बात करें, सेकंड समय का मात्रक है। मीटर की बात करें, लंबाई का मात्रक है, लंबाई का स्थायी मात्रक है। किलोमीटर ये भी लंबाई का मात्रक है, लेकिन स्थायी मात्रक नहीं है, तो कोई नहीं होगा। सेकंड जो कि समय का है, ये भी नहीं होगा। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर। मीटर लंबाई का स्थायी मात्रक। इसमें दिया है 12 नंबर में, निम्न में सदिश राशि है, इनमें से कोई एक सदिश राशि है जिसे हमें बताना है। इसमें दिया है त्वरण, समय, विद्युत धारा और चाल। अगर हम चाल की बात करें, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि चाल। विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। और समय की बात करें, समय, चाल, विद्युत धारा, ये सब एक अदिश राशियां हैं। अदिश जैसे हो गए चाल, समय, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। त्वरण की बात करें, त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें त्वरण होगा। त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि त्वरण, सदिश राशि जैसे त्वरण और विस्थापन होगा, त्वरण, विस्थापन, बल, वेग, बल नहीं, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाई, पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की, या पाई के मान की गणना की? रामानुजन, पतंजलि, आर्यभट्ट और पाणिनि। रामानुजन की बात करें, रामानुजन एक
महान भारतीय गणितज्ञ थे, लेकिन उन्होंने पाई के मान की गणना कोई परिकल्पना नहीं की थी। पतंजलि की बात करें, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य। आर्यभट्ट की बात करें, इन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की है। ये भी एक भारतीय महान गणितज्ञ थे। पाणिनि की बात करें, ये एक विद्वान थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना। पाणिनि एक संस्कृत के विद्वान थे। पाणिनि नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई के मान की परिकल्पना की थी। पाई का मान अगर पूछेगा, पाई का मान क्या होगा? पाई का मान 22/7 होता है। 22/7, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 3.1416। हमारा अगला प्रश्न है, मूल भौतिक राशियां कितनी हैं? हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे जाता है। हमारा मूल भौतिक राशियां कितनी इसमें दिया है 2, 4, 14 और 7। 2 की बात करें, मूल जो है व्युत्पन्न राशियां 2 है। 2 की बात करें, व्युत्पन्न राशियां 2 है। और 4 इसमें नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 7 होगा। मूल भौतिक राशियां 7 है। मूल भौतिक राशियां 7 है। हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डॉट के द्वारा बदला जाता है, बदलते हैं। इसमें दिया है मोटर, डायनेमो, बल्ब और हीटर। मोटर की बात करें, मोटर के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक। और डायनेमो की बात करें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। बल्ब की बात करें, ये विद्युत ऊर्जा को, बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हीटर की बात करें, यह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय अथवा तापीय ऊर्जा में बदलता है। उष्मीय या फिर जिसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं, तापीय ऊर्जा में बदलता है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो, जिसे हम जनरेटर के नाम से जानते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की त्रिज्या का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? प्रश्न है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इसमें दिया है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या ध्रुवों पर या मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर या विषुवत रेखा पर, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, या फिर मकर रेखा पर। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो कि भारत के कई राज्यों से आती है, ये नहीं होगी कर्क रेखा। विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान अधिकतम विषुवत रेखा पर होता है, सर्वाधिक। और विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर इसी को हम 0 अंश अक्षांश भी कहते हैं। ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम ध्रुवों पर होती है, न्यूनतम। पृथ्वी की त्रिज्या जो है ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। और मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा नहीं होती। और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है। विषुवत रेखा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 17 की। इसमें है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं?
36,000 किलोमीटर या 5600 किलोमीटर या 13 किलोमीटर या 26 किलोमीटर। वो अस्थायी उपग्रह की बात करें, इसमें हमारा 26,000 किलोमीटर नहीं होगा, 13 किलोमीटर भी नहीं होगा और 5600 किलोमीटर भी नहीं होगा, 36,000 किलोमीटर सही हो जाएगा। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो हमारे उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर के ऊपर मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का स्थायी मात्रक क्या होता है। यानी वायुमंडलीय दाब का स्थायी मात्रक या वायुमंडलीय दाब को किस मात्रक क्या किस पैमाने पर मापा जाता है। इसमें दिया है वेबर, बार, रेडियन और मीटर स्क्वायर। वेबर की बात करें, वेबर चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक है, यह स्थायी मात्रक चुंबकीय फ्लास्क का यह स्थायी मात्रक वेबर होता है। बार की बात करें वायुमंडलीय दाब का यह स्थायी मात्रक होता है। रेडियन की बात करें ये कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है, कोणीय विस्थापन। और अगर मीटर स्क्वायर की बात करें ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का स्थायी मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है या कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है इसमें यह 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें 0 नहीं होगा, ये जल का हिमांक है। 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा क्योंकि ये जल का क्वथनांक है, क्वथनांक। 37 डिग्री सेल्सियस की बात करें ये तो मानव शरीर का तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है, लेकिन क्षेत्रफल या आयतन जो है न्यूनतम होता है, न्यूनतम। हमारा अगला प्रश्न है पृष्ठीय तनाव का स्थायी मात्रक है। पृष्ठीय तनाव की बात करें इसका स्थायी मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है या मीटर क्यूब दिया है, न्यूटन दिया है या जूल। न्यूटन मीटर स्क्वायर की बात करेंगे पृष्ठीय तनाव का मात्रक है और मीटर क्यूब की बात करेंगे आयतन का मात्रक है, आयतन का स्थायी मात्रक आयतन। और न्यूटन की बात करें, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल का मात्रक स्थायी मात्रक है। जूल की बात करें, जूल ऊर्जा का स्थायी मात्रक है, ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। और न्यूटन जो है ये बल का स्थायी मात्रक होता है, आयतन का स्थायी मात्रक मीटर क्यूब होता है और पृष्ठीय तनाव का स्थायी मात्रक हमारा न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। आज की वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।